नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप जहां कहीं भी जाएंगे, आप मास्क नहीं उतारेंगे। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है और इन दोनों राज्यों के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ ही तूफानी हवाएं भी चल रही हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के भद्रक की है, जहां यास के टकराने के बाद से जोरदार बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर ओडिशा के ही बालासोर की है, जहां समंदर का पानी एक होटल में घुस गया। तीसरी तस्वीर ओडिशा के केंद्रापड़ा की है, जहां तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। चौथी तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की है, जहां कई रिहायशी इलाकों में समंदर का पानी घुस चुका है, कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। पांचवी तस्वीर बंगाल के दक्षिण 24 परगना की है, जहां नदियों का पानी कई गांव में घुस गया है। छठी तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां तूफानी हवाओं की वजह से कई मकान धराशायी हो गए। तो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि ओडिशा के भद्रक में यास तूफान टकरा चुका है और बालासोर में पानी घुस चुका है। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है, उससे कैसे निपटा जाए। केंद्रापड़ा की तस्वीर आप देखिए, वहां पर बारिश हो रही है और दूसरी तरफ जो बंगाल का दीघा इलाका है, वहां पर तो हालात ज्यादा खराब है। ये देखिए, गाड़ियां डूबी हुई हैं। दरअसल उफनते समुद्र का पानी इस वक्त रिहायशी इलाकों में है और ऐसे में जो गांव हैं वो भी खाली करवा दिए गए हैं, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जो इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो ओडिशा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बंगाल की, क्योंकि सबसे ज्यादा तूफान का असर ओडिशा में देखने को मिल रहा है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सत्यजीत सेनापति बालेश्वर ओडिशा से हैं, इसके अलावा आशिका सिंह दीघा बंगाल से है। सबसे पहले सत्यजीत, मैं आपके पास आती हूं। जो असर है तूफान का काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस वक्त स्थिति क्या है और कैसे वहां पर इससे निपटा जा रहा है? देखिए, ये जो तूफान है इसका लैंडिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और जो सूचना है कि 1 बजे तक ये लैंडिंग प्रोसेस चलेगा। और सबसे बड़े बात है कि बालेश्वर में ही ये लैंडिंग हुआ है। ये जो तूफान है ये पूरा लैंडिंग बालेश्वर का जो रेमुना बहानगा का एरिया है उसमें ये लैंडिंग हुआ है। जब लैंडिंग हुआ था, ये हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, कम से कम 150 के आसपास हवा चलने लगा था और उसके साथ समुद्र का जो टाइड है, हाई टाइड दिखा जा रहा था कि इतना हाई टाइड था कि 3 मीटर के आसपास टाइड था, जिसके वजह से अभी तक जो सूचना हमारे पास आया है कम से कम 10 गांव ऐसे हैं जिसमें पानी घुस गया है और पूरे गांव लोग अभी जल घर में है। उनको निकाला के लिए एनडीआरएफ और फायर जो टीम है वो पहुंच रहे हैं। ऐसे हालात है और अभी ये लैंडिंग प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है और धीरे धीरे जब ख़त्म होगा, जब साइक्लोन का आई होता है, जब पहले टच करता है बहुत ज़्यादा हवा चलता है और उसके साथ हाई टाइड भी आता है और बारिश होता है, लेकिन बीच में थोड़ा रुक जाता है, हवा थोड़ा कम हो जाता है और बारिश भी थोड़ा कम हो जाता है। अभी ये सिचुएशन बालेश्वर में है कि जो लैंडिंग प्रोसेस में बीच के जो आई का बीच में उसमें चल रहा है, तो थोड़ा बारिश रुक गया है लेकिन हवा थोड़ा देर कम चल रहा है और उसके साथ बारिश रुक गया है। लेकिन फिर जब एंड तक आएगा जो आई है साइक्लोन का, फिर बढ़ेगा, जो हवा बढ़ेगा उसके साथ बारिश भी बढ़ जाएगा। तो अभी हम हालात बताएंगे तो साइक्लोन की वजह से पूरे जिले में बहुत सारे नुकसान हुआ है। कितना हुआ है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो सूचना है बहुत सारे नुकसान हुआ है। बिल्कुल, तो सचिनदीप हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ है ओडिशा में और स्थिति का आंकलन बाद में होगा जब तूफान थोड़ा कमजोर पड़ेगा।
आशिका सिंह हमारे सहयोगी दीघा बंगाल में मौजूद हैं। आशिका, हम दीघा की तस्वीरें देख रहे थे, काफी ज्यादा वहां पर हालात खराब हैं। इस वक्त क्या स्थिति है और जो रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है उससे बचने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं? रिहायशी इलाकों की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी जसप्रीत। ये तस्वीर देखिए कैसे लोग जो है पानी से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। समुद्र का पानी यहाँ से काफ़ी दूर जो है वो बीच है, लेकिन ये रिहायशी इलाका यहाँ पूरी तरह से ये जलमग्न हो चुका है। लोग जो है वो आप देख सकते हैं, कोई साइकिल लेकर के तो कोई हाथों में चप्पल लेकर के वो इस रास्ते पर आ रहे हैं, पानी को जो है वो उसमें से होते हुए। और यही तस्वीर जो है जगह जगह पर दीघा में नज़र आ रही है। लोग जो है वो पानी उनके इलाकों में भर गया है। रिहायशी इलाकों में पानी भरना सबसे बड़ा मुसीबत का यही सबब है प्रशासन के लिए फ़िलहाल, और बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं सुबह से यहीं समुद्र के किनारे पर मौजूद थी और अब ये तस्वीर देखिए, काफ़ी दूर तक पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में भर गया है। जो लोग आ रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? समुद्र घाट से आ रहे हैं। क्या हाल है, कितना अंदर तक पानी भर गया है? हाँ, पूरा घाट तक आ गया। तो ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दीघा की तस्वीर है और पानी जो है वो रिहायशी इलाके में पूरी तरह से भर गया है। ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास। तो ये तूफान का असर है। दरअसल तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी। इस बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होगी। दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है। शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। झारखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। भद्रक में तूफान टकराया है और पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर आप देखिए। तस्वीरें डराने वाली हैं क्योंकि पानी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है और बालासोर में इस वक्त काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं क्योंकि जो तूफान के असर की वजह से हवाएं हैं उनकी रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशिका है और इसके अलावा हमारे साथ सत्यजीत है। सत्यजीत, जो ओडिशा में तूफान ने नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि हम बालासोर की तस्वीरें भी देख रहे थे, वहां पर काफी तेज हवाएं चल रही हैं। इस वक्त कितनी टीमें राहत बचाव के लिए मौजूद हैं और कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है? देखिए, अभी तो रेस्क्यू शुरू हो रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा तस्वीर दिखा देता हूँ। अभी का तो तस्वीर देखिए, जो आपने बोले कि जो कितना हवा चल रहा था, तो आप ये तस्वीर देख के समझ पाएंगे। जो हवा था अभी कम गया है, जितना हवा चल रहा था उसमें 25% हम बोले कि तो अभी हवा चल रहा है। लेकिन जब हवा चल रहा था तो ऐसे पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो है, बड़े बड़े पेड़ ऐसे टूट गए हैं और इसके साथ बहुत जगह पे जो बिजली के जो खंभे हैं वो भी टूट गए हैं और उसके साथ तार भी टूट गए हैं और ऐसे बहुत सारे जगह से खबर ये भी आ रहा है। और आपके साथ एक और हम दृश्य में दिखाएंगे। देखिए, ये समुद्र से बहुत ऊपर में खड़ा हूँ और उसके बाद भी आप देखिए इस तरफ पानी भरा हुआ है। ये पानी एक्चुअली टाइड में भरा था, जो हाई टाइड आया था तब ये पानी आप देख सकते हैं, ये पानी पूरा भर गया था। मतलब कितना ऊपर तक आप देखेंगे, जो उस तरफ में आपको दिखा रहा हूँ जो समुद्र है वो कितना नीचा है। और उसके बावजूद ये जब हवा चल रहा था, जब हाई टाइड आ रहा था, तो कितना ऊपर तक ये हाई टाइड आ रहा था। और इसके लिए बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर पानी चला गया है। बहुत सारे लोग अब घर में पानी घुस गया है, ऐसे भी खबर अभी तक हमारे पास आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तूफान का जो लैंडिंग हो चुका है, तो ये बता सकते हैं कि बहुत जल्द ये ख़त्म होगा। उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। जो एनडीआरएफ है, उड़ीसा
गवर्नमेंट के जो डिजास्टर फोर्स हैं वो और फायर टीम है, ये सब मौजूद हैं, प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है सत्यजीत, हम आशिका के पास चलते हैं जो बंगाल के दीघा में मौजूद हैं। आशिका, दीघा की तस्वीरें तो आप लगातार हमें दिखा रही हैं। जो इस तूफान का असर है ये पश्चिम बंगाल के कितने जिलों में इस वक्त देखा जा रहा है? सबसे ज्यादा असर जो पश्चिम बंगाल के 2 जिले हैं, एक पूर्वी मिदनापुर जहां पर मैं खड़ी हूं, दूसरा दक्षिण 24 परगना। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं दीघा की। लगातार ये लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनके घरों तक में पानी भर गया है, जिसके वजह से ये पानी जो है रिहायशी इलाकों में घुसने की वजह से लोग जो है पानी को जो है जूझते हुए पानी से निकल रहे हैं। कहाँ आपका घर है? घरों में पानी भर गया? नहीं, घर है, दुकान है ना, हमारा बिजनेस है इधर। हाँ। और पानी घुसा गया, हाँ। अंदर से घुसे गया, इसलिए बहुत सामान, सब तो दुकान का सब हर सामान नुकसान हो गया है। आप बताइए, आपका घर है या दुकान है? घर यहाँ है, दुकान इधर है। ओल्ड दीघा न्यू दीघा मिलकर 1000 करोड़ रुपया सामान खराब हो गया खराब है। हो गया। और यहाँ पर कहाँ तक, अंदर तक पानी भर गया है? हाँ, अंदर पर ये समुद्र, हम पूर्व पुरुष में कभी सुना नहीं जो इतना पानी हुआ समुद्र का। दीघा में पहले कभी ऐसी तस्वीर, कई तूफान पिछले 1.5 साल में तो 3 तूफान आ चुके हैं, ऐसी तस्वीर कभी देखने को मिली थी? नहीं है, ये पहली है, ऐसे कोई नहीं देखा हम लोग। तो जसप्रीत, जो लोग हैं, इनका ये कहना है कि कई तूफान जो है लगभग हर साल एक साइक्लोन यहाँ पर आकर टकराता है, लेकिन यास के बाद जो तबाही की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है ये पहले कभी नहीं देखी है लोगों ने। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ दीघा या पूर्व मिदनापुर नहीं, दक्षिण 24 परगना, जहाँ पर नदी के कई जगहों पर बांध जो हैं वो टूट रहे हैं और पानी लोगों के घरों में, गांव में घुसता जा रहा है। पूर्णिमा होने के कारण पहले से हाई टाइड है और तूफान ने जो है वो लहरों को और ज़्यादा पुश किया है, जिसके वजह से जो समुद्र या नदी का पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। और यही इस समय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। ठीक है आशिका, दरअसल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में यास तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है। जिले के संदेश खाली इलाके में नदी पर बना एक बांध तक टूट गया, जिसकी वजह से कई गांव में पानी भर चुका है। इसके बाद एनडीआरएफ की टीमें गांव में फंसे लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गई हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें आप देखिए, बारिश की वजह से बांध टूट गया है और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। देखिए किस तरीके से एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया और उसके बाद लगातार लोगों की मदद के लिए भी एनडीआरएफ की टीम आगे आई है और कई लोगों की मदद की भी है। कई लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भर चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, और ये तूफान काफी ज्यादा खतरनाक है और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तूफान का आकलन, स्थिति का आकलन कि कितनी तबाही इस तूफान ने मचाई है वो कुछ घंटों बाद होगा, जब ये तूफान कमजोर पड़ना शुरू होगा। लेकिन इस बीच एनडीआरएफ लगातार मुस्तैद है लोगों की मदद के लिए। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा से तो अब डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। एक तस्वीर में तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तैरती दिखाई दी। तो आप समझिए कि तूफान का कितना ज्यादा असर है कि गाड़ियां तैर रही हैं, हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो इस तूफान की वजह से डरे हुए भी हैं। वहीं ओडिशा के बालासोर में भी स्थिति भयावह है, क्योंकि वहां पर आप देखिए जो लहरें हैं वो उफान मार रही हैं और उफनती लहरों से लोग परेशान हैं, क्योंकि वहां पर कई जगह पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं और जो ये पानी है वो अब अंदर इलाकों तक पहुंच चुका है। ऐसे में जो निचले इलाके में रहने वाले लोग थे उनका पहले ही रेस्क्यू हो चुका है। होटल के अंदर ही घुस रहा है। अब देखें होटल के अंदर पानी है वो घुस रहा है और उसका जो टाइड है उसका भी हाइट आप देख सकते हैं कितने जोर से ये टाइड आता है और कितने जोर से ये टाइड
अभी होटल के अंदर आ रहा है, जो 20 मीटर के दूर में रहता था और ये होटल 15 फुट ऊपर है, लेकिन उसका चलते बावजूद अभी देखिए कैसे पानी घुस रहा है होटल के अंदर। ये है भयंकर तूफान, आज हम कहर दिखा रहे हैं कितने जोर से, जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाई जा रहा है। अभी लंबे बड़े बड़े जो लहर है वो आ रहे हैं, उसके साथ हवा भी 120 से ज़्यादा के स्पीड में चल रहा है। और जैसे ही साइक्लोन का लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, जो रुख है और भी ज़्यादा बढ़ेगा और जोर से और भी हवा चलने लगेगा। लेकिन अभी ये जो समुद्र का लहर है वो परेशान करने वाला समय है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के जो घर है वो उसके गांव में, उसके घर में पानी पहुंचने का भय भी रहेगा। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा से तो अब डराने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। एक तस्वीर में तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तैरती हुई दिखाई दी। तो तस्वीरें आप देखिए दीघा की, जहां पर तैरती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि जो अब पानी रिहायशी इलाकों में जा घुसा है, उससे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए यहाँ की, जो स्थानीय लोग हैं जिनके यहाँ पे दुकानें हैं, उनका सामान बर्बाद हो गया है, ये तो अलग बात है। फिलहाल जो पूरा ये तटीय इलाका है वहाँ पर पानी भर गया है। शुक्र की ये बात है कि जो तटीय इलाकों पर गांव है, जो स्थानीय लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको जो है ज़्यादातर लोगों को सुरक्षित निकाल करके और शेल्टर में ले जाया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग अब भी मौजूद हैं जो पानी में जो है वो जा रहे हैं बीच की तरफ, जिनकी दुकानें या घर हैं यहाँ पर। और जैसा कि पहले भी जगह जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, सिर्फ दीघा से ही नहीं, दक्षिण 24 परगना से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर रिहायशी इलाकों में पानी जो है घुस गया है। बाढ़ की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय राज्य सरकार के लिए यही है। और पूर्णिमा के कारण हाई टाइड, ऊपर से तूफान का जो ये विनाशकारी तूफान इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो दीघा के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये तस्वीर पहले कभी सामने नहीं आई थी। मैं एक बार जो स्थानीय लोग हैं इनसे बात करूँगी। ऐसी तस्वीर कभी दीघा में पहले देखी थी? वो पहले नहीं देखी। ऐसी पानी रहायशी इलाकों में आता रहा है? मैं पहले देखा हूँ, अभी ये पहली बार है? अभी पहले देखा। आप लोगों का घर दुकान इधर है। दुकान है? इधर है, यहाँ का मार्केट में दुकान है हमारा। दुकान डूब गई? दुकान डूब गया। सामान सामान कितने का सामान था दुकान में? 30 लाख टका सामान। तो देखिए, लोग जो है जिनका सामान दुकानों में है वो डूब गया। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे ही लैंडफॉल हुआ था तूफान का, ये आंकड़ा बताया था कि 20,000 घर जो है वो धराशायी हो चुके हैं। हालांकि तूफान के जाने के बाद ही असली आंकड़ा सामने आ पाएगा कि कितना बड़ा ये नुकसान है। ठीक है आशिका, लौटेंगे हम आपके पास। वहीं ओडिशा के केंद्रापड़ा में यास की वजह से तूफानी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए हैं। तो वहीं भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर चुका है। तो ये केंद्रापड़ा की तस्वीर आप देखिए, कई इलाकों में पानी पड़ा है क्योंकि भारी बारिश हो रही है। और जो उड़ीसा के कई इलाके हैं वहां पर भारी बारिश हो रही है, जिससे स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ऐसे में जो तूफान का आकलन है, क्योंकि ये तबाही मचाने वाला तूफान है जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, और जब ये तूफान कमजोर पड़ेगा, कुछ ही घंटे बाद ये तूफान कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये तूफान रुख करेगा झारखंड का, उसके बाद ही स्थिति का आकलन होगा। यस का इम्पैक्ट धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। अभी हम केंद्रापड़ा में है और जो 4 जिले डायरेक्ट इम्पैक्ट उसमें फील हो रहा है, उस जिले में केंद्रापड़ा भी है। और केंद्रापड़ा में झमाझम बारिश सुबह से हो रही थी, मगर अभी इसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। हवा भी बहुत तेज़ रफ्तार से बह रही है। तूफ़ानी हवाएं अंदर तक हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत पेड़ उखड़े पड़े हैं और कुछ जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वो भी नीचे गिरे पड़े हैं। तो अभी कहाँ कितना डैमेज हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लैंडफॉल करने का टाइमिंग अभी
आगे कर दिया गया है। अब आईएमडी की तरफ से जो ताज़ा जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 10 से 11 बजे के बीच ये लैंडफॉल करेगा। और तैयारी की बात अगर हम करें तो उड़ीसा सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की है और यह तैयारी की एक नज़ारा हम कह सकते हैं। उड़ीसा रैपिड एक्शन जो उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो अभी तैनात है। यहाँ पे 3 टीमें तैनात है। उनके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके पास ज़रूरी सब सामान है, सब जो पेड़ काटने के लिए जो सामान चाहिए होता है, जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो सब सामान है। एक बार ये साइक्लोन थम जाए या फिर लैंडफॉल कर जाए उसके बाद 2-3 घंटे तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। फिर उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी कहाँ कितना डैमेज हुआ है। ओडिशा के केंद्रपड़ा में तूफानी हवाओं की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, जिसकी वजह से जगह जगह रास्तों पर पेड़ गिरे दिख रहे हैं। अब इन पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो केंद्रपड़ा में भारी बारिश के बाद देखिए पेड़ गिरे हैं और अब इन पेड़ों को हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो सालों की मेहनत यूं ही बर्बाद हो जाती है जब ये तूफान टकराया तो उसके बाद तेज हवाएं चलने से पेड़ भी गिरे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी मिलने का दावा किया। उन्होंने कोरोना संकट के बीच विपक्ष के नेताओं पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया। कोविड की पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर, उत्तर प्रदेश को तत्काल स्वस्थ करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। उन्होंने जिस तरह कोविड का कंट्रोल किया, प्रधानमंत्री से लेकर WHO ने तारीफ की और उनके TTT फार्मूले को कई राज्य अपना रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। सर, आपने किस तरह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी वाला भी सूबा है, सबसे बड़ा सूबा भी, किस तरह आपने कंट्रोल किया? देखिए, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और कोरोना के खिलाफ वे लड़ाई है, वास्तव में देश की लड़ाई है। पूरे देश में प्रत्येक नागरिक के जीवन और उसकी जीविका को बचाने का जो अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2020 में प्रारंभ किया था, हम सब उसके एक हिस्से हैं। इसमें हम जो भी सफल हो रहे हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी मंत्र का परिणाम है जो उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हुए पूरे देशवासियों को दी थी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने कहा था कि TTT का ध्यान रखना होगा और उसके अनुसार अगर हमारा अभियान चले तो कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। टेस्ट एंड ट्रीट, हम लोग उसी के अनुसार अपना अभियान प्रारंभ किए। फर्स्ट वेव के बारे में लोगों को जो आशंका थी कि फर्स्ट वेव के समय कोरोना के सक्रिय केसेस यूपी में 1 लाख से ज़्यादा होंगे और प्रतिदिन के भी जो केसेज होंगे 25,000 से ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रतिदिन के केस उत्तर प्रदेश ने 7,200 तक सीमित रखे और सक्रिय केस की संख्या उत्तर प्रदेश में केवल 67,000 तक पहुंची थी। सर, TTT मॉडल, आपने TTT टेस्ट, ट्रीटमेंट और जो आपने शुरू किया टेस्ट, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो 97,000 गांव में टेस्ट हुआ, 68% गांव, 28% गांव ऐसे थे जहां एक भी कोविड केस नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, आशंकाएं हैं, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी कोविड के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, तब विपक्षी दलों के नेताओं का गैर जिम्मेदाराना रवैया और उनके वक्तव्य आम जनमानस को हतोत्साहित करते हैं, उनके मनोबल को गिराने वाले हैं। मोदी जी कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और विपक्षी दलों के नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान ये बताते हैं कि वे मोदी जी से लड़ रहे हैं।
फिर आप सैफई गए, उसके बाद आजमगढ़ गए। अखिलेश यादव को बड़ा बुरा लगा कि आप उनके गांव में चले गए, हेलीपैड को गंगा जल से उनके कार्यकर्ता छिड़क रहे थे। जब आप आजमगढ़ गए तो भी उनको बड़ा बुरा लगा, ट्वीट कर रहे थे। देखिए, अच्छी बात है कि गंगा जल में कम से कम उनका विश्वास हुआ ना। ये मेरी जिम्मेदारी है प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, उसके उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैंने प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पे, प्रमुख जनपदों में जाकर के जिन गांवों के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि वहां पर संक्रमण बहुत तीव्र है, वहां का भी भ्रमण करके वहां की जनता को भी प्रोत्साहित किया है। और हम लोगों ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही निगरानी समिति को गांव-गांव भेज भी दिया था। निगरानी समितियां घर-घर सर्वे करके स्क्रीनिंग करती हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को दवा देती हैं। फिर आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर जाकर के उनका टेस्ट करती है। ये बृहद पैमाने पर चला और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना को पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के कारण सपा हो या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और जनता इनको जवाब देगी। सर, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया एक वीडियो को उठाकर, जिसमें जो डोम राजा होते हैं घाटों की सफाई करते हैं और कहती हैं कि पापी सरकार है, जबकि आपने 5,000 रुपया अलग से दे दिया अंतिम संस्कार के लिए। फिर भी उनको इस बात का लेकर बड़ा कष्ट हो रहा है। देखिए, जिन्हें भारत की परंपरा और संस्कृति और संस्कारों की जानकारी नहीं और एक रूम में बैठ करके केवल ट्वीट पर विश्वास करना है, उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद की भी नहीं जानी चाहिए। तो आपको लगता नहीं, जैसे अखिलेश यादव वैक्सीन पर भी सवाल करते हैं, प्रियंका गांधी भी करती हैं, और आप पिछले 2 सप्ताह के अंदर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, हर गांव में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, पीकू वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का ये नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं कर रहा हूँ। जो उनकी जिम्मेदारी है जो करते रहें, जिसके कारण जनता ने जहाँ वो उनको पहुँचना है वहाँ पहुँचाया है, वही कर रहे हैं। सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन जनता हकीकत जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात की और बेबाक सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया। अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए कि कम से कम उन्हें गंगा जल याद आया, तो प्रियंका गांधी पर भी तगड़ा निशाना साधा और कहा उन्हें भारतीय परंपरा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश को स्वस्थ करने की और मैं स्वस्थ कर रहा हूं, गांव-गांव जा रहा हूं, TTT फार्मूले के बारे में बताया और कहा उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 गोरखपुर। देश भर में कोरोना के खतरों के बीच तीनों कृषि सुधारों की वापसी की मांग कर रहे किसान आज विरोध दिवस मना रहे हैं। एक तरफ देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में विरोध दिवस मना रहा है, क्योंकि आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए और यही वजह है कि आज किसान पूरे देश में किसान काला दिवस मना रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के समय किसान घर और गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज किया और नारेबाजी भी की। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान राकेश टिकैत के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और विरोध दर्ज करवाया, लेकिन इस बीच एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली जब विरोध कर रहे लोगों में काफी लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। यही नहीं, जिन्होंने मास्क लगाए भी थे वो सही तरीके से नहीं लगाए गए थे। खुद राकेश टिकैत ने भी मास्क सही तरीके से नहीं लगाया था, जबकि कोरोना की महामारी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी खतरनाक रूप में मौजूद है। तो आप देखिए कि प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है और खुद राकेश टिकैत ने सही से मास्क नहीं लगाया। ऐसे में
इस प्रदर्शन को देख करके सवाल खड़ा होता है कि जान जरूरी है या फिर मास्क जरूरी है, जब देश इस वक्त सबसे मुश्किल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में क्या ये किसान कोरोना नहीं फैलाएंगे, ये सवाल उठ रहा है। इस बीच जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब किसान आज काला दिवस मना रहे हैं। हाथों में काले झंडे और उनकी गाड़ियों में भी काले झंडे, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दावा किया कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है, आंदोलन जारी रहेगा। सर, 6 महीने से आपका प्रदर्शन चल रहा है, इस दौरान क्या कुछ मिला, क्या कुछ हासिल हुआ, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि जो देश में आंदोलन अलग अलग जगह चलते थे, अलग अलग बैनर देश में थे, वे सब एकजुट हुए, इकट्ठे आए हुए, ये लगता है। तो इसका असर क्या हुआ, क्योंकि सरकार अभी भी कहीं ना कहीं ठंडी पड़ी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों भी ये कहा था कि आखिरी जो प्रपोजल आपको दिया गया था कि 18 महीनों के लिए इस पे होल्ड लगा देते हैं। हाँ, 1 साल तो हो ही गया और 6 महीने और यहीं रुक जाएंगे, फिर देख लगे आगे क्या करते हैं। खुफिया एजेंसियों ने किसान आंदोलन को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही अलर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्या दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती भीड़ कोरोना संकट को बढ़ा रही है? ये वो सवाल है जो सरकार समेत आंदोलन से जुड़े राज्यों और वहां की जनता के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आज किसान काला दिवस मना रहे हैं। इसके लिए पंजाब समेत आसपास के राज्यों से किसानों की भीड़ सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जुटी हुई है। आखिर क्या है किसानों के कोरोना कनेक्शन का सच? न्यूज 18 ने इसका पता लगाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। ऐसे में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 6 महीने से आंदोलन कर रहे किसान जिस तरह भीड़ के रूप में यहां रहते हैं, क्या वो वायरस के लिहाज से खतरनाक नहीं है? किसानों के धरने की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कितनी जगहों पर कोरोना के मरीज या वायरस फैलने का खतरा बढ़ा है? क्या सिंघू बॉर्डर पर 6 महीने से भीड़ के रूप में धरना दे रहे किसानों की वजह से यहां के आसपास के इलाकों में कोरोना फैला है? ये किसानों का ही टेंट है और पिछले 6 महीने से इसी तरीके से ये टेंट यहाँ पर बरकरार है। और आप देख सकते हैं कि इसके जो छत हैं वो छत भी इस वक्त बांस काट कर यहाँ पर पुख्ता बना दिए गए हैं। और यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर 6 महीनों से डटे हुए हैं। तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान यहाँ पर पिछले 6 महीनों से डटे हुए हैं। सीधे हम इनसे बात करते हैं। अपने घरों पे, अपने फार्म हाउस पे, गाड़ियों पे काला झंडा लहराना है और गवर्नमेंट का हर तरीके से विरोध करना है। और यहाँ भी बहुत से लोग आएंगे सिंघू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर पे, जो बाहर से अभी चले हुए हैं। किसानों का दावा है कि वो खुद यहाँ तमाम लोगों के साथ टेंट में रहते हैं, लेकिन अब तक उनमें से कुछ लोग ही कोरोना पीड़ित हुए हैं। किसानों का आरोप है कि कोरोना का बहाना बनाकर उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आप कब से यहाँ पर डटे हुए हैं? 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए यहाँ डटे हुए। हाँ, 6 महीने हो गए। हाँ ना जी, कोई कोरोना बिल्कुल खत्म है। वैसे बकवास कर रहे हैं। हमारे गांव है रिचौली, वहाँ कई आदमी मर गए, कहने लगे वे कोरोना से मरे हैं। कोई कोरोना वहाँ है टावर की गिरने के कारण एक्सीडेंट होकर मरे हो। सिंघू बॉर्डर पर सैकड़ों टेंट बनाकर रहने वाले किसान कोरोना के दावों को आंदोलन के खिलाफ सियासी साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन क्या किसान इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भीड़ में कोरोना वायरस तेजी से फैलता है? आंदोलन में शामिल रहने वाले जो लोग दिल्ली से पंजाब तक आते जाते हैं, क्या उनके जरिए कोरोना एक राज्य से दूसरे राज्य में तेजी से नहीं फैल रहा? दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से सटे कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी काफी डरे हुए हैं। दरअसल यहां के ज्यादातर लोगों का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर में अक्सर किसानों को बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के देखा जाता है। कुछ किसानों के कोरोना से बीमार होने और कुछ की मौत की खबर के बाद कोंडली के लोग डरे हुए हैं।
यहीं से महज 100 मीटर की दूरी पे अब जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में एक किसान की मौत हुई कोरोना की वजह से। कितना डरे हुए हैं, कितना डर है आप लोगों को? सबसे पहले तो डर बहुत है, क्योंकि हम लोगों को उसी रास्ते से आना होता है और किसान लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं करते, ना ही मास्क वास्क लगाते हैं, कोई दूरी नहीं बना कर रहते। हम लोग को उसी रास्ते से आना होता है, तो एक तरीके का डर बना हुआ रहता है आने जाने में। क्या पता किसी के बॉडी में टच हो जाए ये वो, और काम करने का भी सवाल है रोजी का, तो उसके लिए तो आना ही पड़ेगा हम लोगों को फैक्ट्री। वैसे तो कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन में कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया की ज्यादातर फैक्ट्री बंद है, लेकिन यहाँ छोटी बड़ी करीब 2000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से जरूरी चीजों वाले कारखाने चल रहे हैं। यहाँ काम करने वाले लोग किसानों के टेंट के पास से अक्सर आते जाते हैं, इसलिए उन्हें डर है कि किसानों की भीड़ से कोरोना का खतरा ज्यादा है। डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। वो लोग लोग तो कोई मास्क ही नहीं पहनता और सब हम लोगों को रास्ता से वहीं से आना पड़ता है, इसलिए हम लोग बच बचा करके जहाँ तक होता है आते रहते हैं। काम तो करना है इसलिए आते हैं, बच के काम तो करना है इसलिए आना पड़ता है रोज। और यहाँ पर जो ये काम होता है वो PPE किट बनने का काम होता है। तो जो एसेंशियल सर्विसेज वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो फैक्ट्रियां कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही हैं। कोंडली एरिया के कुछ फैक्ट्री मालिकों का दावा है कि वो किसानों से कई बार आंदोलन खत्म करने की अपील कर चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल में उनके कई कर्मचारी कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और बीमार होने वाले ज्यादातर लोग सिंगू बॉर्डर के आसपास ही रहते हैं। इतनी दहशत है कोरोना को इस बार लेके, क्योंकि जो लहर है उसमें ना ही लोग संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से ज़्यादा, बल्कि इस बार डेथ रेशो भी बहुत ज़्यादा है। और जितना कि सिंगू बॉर्डर का सुनने में आता है और यहाँ पे जो भी केसेस आ रहे हैं कोरोना के और जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो रही हैं हमारे किसान भाइयों की, तो उस वजह से ये लगता है कि जितना बंदा आ भी रहा है वो भी दहशत में बढ़ता जा रहा है। भीड़ वाली जगहों पर कोरोना बहुत तेजी से फैलता है और जब भीड़ में शामिल लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो वो कोरोना को ज्यादा फैलाते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि इसी बीच हरियाणा सरकार की आंतरिक रिपोर्ट आई है, जिसमें किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के कई गांवों में कोरोना फैलने का दावा किया गया है। हरियाणा सरकार ने 2020 और 2021 के एक महीने के आंकड़े जुटाए। 20 अप्रैल से 11 मई तक की टाइम रिपोर्ट बनाई। 2021 में सोनीपत के 13 गांवों में कोरोना फैलने का दावा किया गया। हरियाणा सरकार के मुताबिक सोनीपत के 13 गांवों में 189 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर ग्रामीणों की कोरोना से मौत का दावा किया गया है। दावा है कि सोनीपत के किसानों की सिंगू बॉर्डर में भागीदारी रही। करनाल, कैथल, जींद, झज्जर में कई ग्रामीणों की मौत हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा मौत का दावा किया गया है। आंतरिक रिपोर्ट में गांव में कोरोना केस और मौत के लिए आंदोलन को जिम्मेदार बताया है। अप्रैल और मई और इस साल का अप्रैल और मई को कंपेयर करें तो 189 डेथ हुई है, 3 गुना डेथ ज़्यादा हुई है। स्वाई हो जाती 63 की 100 हो जाती तो मान लेते ये नेचुरल डेथ्स है। इतना ज़्यादा जो हमारा स्टैटिक्स का नियम होता है कि हम एवरेज देखते हैं कि एवरेज कितनी बढ़ रही है, तो 3 गुना अगर एवरेज बढ़ रही है तो ये सेल्फ जस्टिफिकेशन है कि ये किसान आंदोलन की वजह से, वहाँ पर रेगुलर आने जाने की वजह से वो वापस जो इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं उस वजह से मौतें हो रही हैं। सरकार बार बार कहती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान आगे नहीं आ रहे हैं, तो हमने भी पत्र लिखा कि ठीक है हम भी तैयार हैं, तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। करना तो उन्होंने कुछ है नहीं, लेकिन पत्र का जवाब इसलिए उनको दिया है कि लोग ये ना कहें कि किसान को जिद पकड़े हुए। हरियाणा सरकार किसानों को दोषी मानती है कोविड फैलाने के लिए, चूंकि वो धरना दे रहे। क्या 5 विधानसभाओं के चुनाव किसानों ने कराए थे? क्या कुंभ का मेला किसानों ने कराया था? क्या उत्तर प्रदेश के पंचायतों के चुनाव किसानों ने कराए थे? दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन 6 महीने से जारी है। किसानों का आरोप है कि कोरोना के बहाने उन्हें यहां से हटाने की कोशिश हो रही है। आप लोग मास्क क्यों नहीं, क्या आपको डर नहीं लगता है? ये कोरोना के नाम से आप सब लोग हमें डरा रहे हो और कुछ नहीं है। ये सरकार के षड्यंत्र रचा गया ना कोरोना का, ये पूरे देश को ही पागल बनाने में लगे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर तक किसानों की भीड़ एक बार फिर बढ़ने लगी है। लोग पंजाब समेत आसपास के राज्यों से दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। किसानों का ये दिल्ली कूच
कोरोना के लिहाज से खतरनाक है, क्योंकि वायरस इंसानों के जरिए ही सफर करता है। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ये काफिला दिल्ली की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं हजारों की संख्या में बस्ताड़ा टोल प्लाजा से निकली है और दिल्ली सिंगू बॉर्डर की तरफ कूच कर रही है। जिस दौर में देश कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन के जरिए वायरस से लड़ रहा है, उस दौर में किसानों का अलग अलग जगहों से दिल्ली पहुंचना सबके लिए चिंताजनक है, क्योंकि जो किसान आ रहे हैं वो वापस भी जाएंगे। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाने से खुद किसान और उनके संपर्क में आने वालों पर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है। गुरुग्राम और नोएडा के बाद अब दिल्ली में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द्वारका में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में लोग अपनी गाड़ी में बैठकर ही कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक और ये लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं और तय जगह पर उनको वैक्सीन लगाई जाती है और वो अपनी गाड़ी से आगे बढ़ जाते हैं। तो दिल्ली की द्वारका में इसकी शुरुआत हुई है। आप देखिए, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन इसका नाम है। गाड़ियों में लोग आते हैं और तय जगह पर वैक्सीन लगवाते हैं, उसके बाद ही गाड़ी से रवाना हो जाते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की है और दिल्ली के द्वारका से इसकी शुरुआत हुई है, यानी कि गाड़ी में बैठे बैठे आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्रियंका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रियंका, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत दिल्ली के द्वारका से हुई है, कितने लोगों का इसका फायदा मिला है? देनी पड़ेगी जी बिल्कुल। यहाँ आज द्वारका में सीएम अरविंद केजरीवाल ने ड्राइव थ्रू को शुरू किया है। अभी एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनकी तरफ से शुरू किया गया है। ऐसे में ये भी कहा गया है कि सरकारी व्यवस्था भी जगहों में इसको खोला जाएगा और जो सरकारी जो अस्पताल है उनसे एसोसिएट किया जाएगा, ताकि लोगों को जैसे अभी यहाँ पर पे करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राज्य तमाम अपने लेवल पर बात करके देख चुके हैं वैक्सीन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है, उस बात को फिर से याद दिलाया अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि केंद्र सरकार को बिना देरी किए हुए बाकी कंपनी को भी इमीडिएट यूज के लिए अप्रूवल देना चाहिए और राज्य सरकार अपने लेवल पर जो कंपनी है उनसे बात कर रही है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और वैक्सीन मुहैया कराई जानी चाहिए। तो यहाँ मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर उन्होंने वैक्सीन को लेकर हमला बोला और कहा कि दिल्ली में कमी है वैक्सीन की, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि वो राज्यों को मुहैया कराए ताकि लोग वैक्सीनेट हो पाए। ठीक है, तो दिल्ली के द्वारका में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की है और केंद्र पर वैक्सीन की कमी को लेकर के उन्होंने हमला बोला।